और इंडिया टुडे टीवी की भी ये लॉन्च टीम में शामिल थी। इसके बाद इन्होंने वॉशिंगटन में काम किया, यूएसए में वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ जुड़ी रहीं। इन्होंने मीडिया इकोनॉमिक्स में पीएचडी की और उसके बाद ये एकेडमिक्स से जुड़ गई और अभी ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट को हेड कर रही हैं हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में जिसका नाम है बेनेट यूनिवर्सिटी। डॉक्टर शिल्पी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। थैंक यू सो मच and we are honored to have you here today, ma'am. Thank you so much. Very happy to join you all. Right. हमारे साथ दूसरे जो अतिथि हैं वो हैं यासिर उस्मान। यासिर के पास भी लगभग 20 सालों का तजुर्बा है मीडिया में और मुख्यतः यासिर सर जुड़े हुए रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, टेलीविजन मीडियम से ज्यादा जुड़े हुए रहे हैं यासिर सर। और इनका तजुर्बा रहा है कंपनियां जो कि जैसे बीएजी फिल्म्स है उससे जुड़े हुए रहे थे ये, उसके बाद ये एबीपी न्यूज में इनका बहुत बड़ा सिलसिला इनका है, बहुत बड़ा तजुर्बा है, अनुभव है इनका एबीपी न्यूज में। अभी ये न्यूज एंकर हैं और सिनेमा, एंटरटेनमेंट, इन सब के बहुत बड़े ये जर्नलिस्ट हैं। और आई थिंक फ्रीज हो गया है फ्रेम। विशाल, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? सिग्नल का इशू है। हाँ, सिग्नल का इशू है वहाँ। सॉरी, ये नेटवर्क का थोड़ा बहुत इशू रहता है, ठीक है, ये कोई बात नहीं। टेक्नोलॉजी में परफेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो इंसानों की जरूरत नहीं रहेगी। जी, तो ये थोड़ा सा तो ये यासिर उस्मान सर का ये तजुर्बा रहा है और थैंक यू सो मच यासिर सर फॉर बीइंग हियर। इट इज अ प्रिविलेज एंड एन ऑनर टू हैव यू हियर टुडे फॉर दिस सेशन। मैं जो सेशन की मौके के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली सेशन की शुरुआत मैं करना चाहूंगा डॉक्टर शिल्पी मैम, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस सेशन की। मैं चाहता हूं कि शुरुआत में आप, हम लोग सेशन को नॉर्मली इंटरेक्टिव बनाते हैं और क्वेश्चंस आंसर ओपन कर देते हैं। मैं शुरुआत में, हालांकि मैंने आपका परिचय दे दिया है शिल्पी मैम, लेकिन फिर भी मेरी ये गुजारिश है आपसे कि एक बार आप अपने जिंदगी की जर्नी वो बच्चों को जरूर सुनाएं और आप शुरुआत से बताएं उनको कि किस तरह से आपकी ये पूरी यात्रा रही है। और मेरी दरखास्त ये है कि आप दो चीजों को जरूर इसमें जिक्र लाइएगा इसका। पहली चीज तो इसका कि आपने जिंदगी में जो नाकामयाबियां देखी, जो फेलियर्स आपने देखे अपने पूरी इस जर्नी में, वो क्या रहे और उसको कैसे आपने ओवरकम किया। ये थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज को आप जरूर कॉन्टेक्स्ट में लाइएगा। और दूसरी चीज जो आप कॉन्टेक्स्ट में काइंडली लेके आएंगी वो ये कि कौन सी ऐसी चीजें रही आपकी जिंदगी और करियर में जो आपको इस करियर के लिए तैयार कर रही थी जब आपको जानकारी नहीं थी कि आपको इस करियर में जाना है। तो मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं कि जैसे आपने पत्रकारिता में अपना करियर बनाया, लेकिन क्लास 7th 8th में कुछ ऐसे काम होंगे या कुछ ऐसा अलग हटके शायद आप कर रही होंगी जो आपके दूसरे बैचमेट्स उस वक्त नहीं कर रहे होंगे। और शायद उस टाइम आपने भी ये नहीं समझा होगा कि ये चीजें मुझे 20 साल के बाद या 10 साल के बाद कैसे हेल्प कर जाएंगी। तो उन चीजों का काइंडली जरूर जिक्र कीजिएगा। सो माय रिक्वेस्ट इज कि फेलियर्स को थोड़ा सा जरूर बताइएगा और जो चीजें आपको अनकॉन्शियसली हेल्प करती चली गई अपने करियर में, उन चीजों को आप जरूर काइंडली उसका जिक्र कीजिएगा। शिल्पी मैम, इट इज ऑल योर्स। थैंक यू विशाल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप यहाँ इस मंच को आपने बनाया और यहाँ मुझे लेके आए, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। मैं जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि दरभंगा शहर मेरे लिए क्या है मैं आपको नहीं बता सकती और बहुत बहुत साल हो गए वहां से नाता टूटे हुए, मैं जा नहीं पाई, काफी साल हो गए। एक छोटा सा करेक्शन है। विशाल ने कहा कि मैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट को हेड करती हूँ। बेनेट बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और जर्नलिज्म डिपार्टमेंट हमारा बहुत बड़ा है। तो उसको जो हेड करते हैं वो ऐसे शख्स हैं जो बहुत सारे लोगों के गुरु रहे हैं। यासिर को पता होगा, उन्होंने उदय शंकर को भी पढ़ाया है, उन्होंने और भी जो मीडिया के बहुत बड़े बड़े नाम हैं उन सब के गुरु रहे थे वो जब टाइम्स स्कूल ऑफ मीडिया चलता था।
मैं वहाँ पे हिंदी जर्नलिज्म का जो नया डिपार्टमेंट खुला है उसको लीड करती हूँ। हमने पीएचडी प्रोग्राम शुरू किया है, मैं उसको भी लीड करती हूँ। लेकिन वहाँ बहुत जो नामी गिरामी लोग हैं वो बतौर प्रोफेसर वहाँ पे जुड़े हैं। फेलियर की जो बात कही विशाल ने, मेरे ख्याल में मेरा सबसे बड़ा फेलियर ये था, और जो शायद मेरी जिंदगी को सही दिशा दे गया, वो ये कि मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं किया, या यूं कहे तो थोड़ा जल्दी मुझे एहसास हो गया था कि 11th में जाते ही मुझे एहसास हो गया था कि साइंस मेरे लिए नहीं है। +2 मैंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के किया, और चूंकि पापा इंजीनियर थे तो सबको यही लगता था कि अच्छा ये इंजीनियरिंग करेगी, क्योंकि उस वक्त ज्यादा करियर ऑप्शंस थे नहीं, आप इंजीनियरिंग करते थे या आप मेडिकल करते थे। और बायोलॉजी में तो मैं जब से शायद बी शब्द सीखा बायोलॉजी का तब से ही बहुत ही पैथेटिक थी। तो मैथ्स अच्छा था तो सबको लगा ये इंजीनियर बनेगी। तो सबसे बड़ा फेलियर ये कि 11वीं 12वीं में कभी जाके मैंने अपने माता पिता को कहा कि मेरे बस का नहीं है, और थैंकफुली उन्होंने समझा और उन्होंने बोला ठीक है, नहीं है तो किसी तरह 12th करो, उसके बाद देखते हैं। तो किसी तरह 12th किया। दूसरी चीज जो मैं करती थी वो ये था कि मैं पढ़ती थी, और मैं बहुत पढ़ती थी। पढ़ती इस तरीके से थी कि मैं जिस हॉस्टल में रहती थी, मैंने नवोदय विद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की है 6 से 12 तक की दरभंगा में। तो 1-2 बार ऐसा हुआ कि सेल्फ स्टडी के बाद हमें स्पोर्ट्स के लिए बाहर जाना पड़ता था, और मैं लाइब्रेरी में लॉक हो जाती थी। जब 2-4 बार आवाज लगाई जाती थी कि सब लोग चलो खेल के मैदान में, तो मुझे सुनाई नहीं देता था। तो 1-2 बार ऐसा हुआ कि आगे ताला लगा के 6 बजे शाम को वो चले गए, और जब अंधेरा हो गया तो मुझे ध्यान आया कि अच्छा मैं लॉक हूँ। थैंकफुली बोर्डिंग में थे तो कोई ना कोई होता था और खोल दिया जाता था। साहित्य से पढ़ना शुरू किया, और 1-2 बार मुझे याद है कि हिंदी के जो टीचर थे हमारे, उनको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी थी प्रिंसिपल से कि ये किताब ये लड़की चाह रही है पढ़ना, क्या हम इसको ये इशू करें, क्योंकि इसकी उम्र की नहीं है। वैशाली की नगर वधु जैसी किताबें मैंने 7वीं 8वीं में खत्म कर दी थी। तो वो कहीं कहीं भाषा पर मेरी पकड़ बना रहा था, और मेरा शब्दकोश बहुत समृद्ध कर रहा था। तो वो एक चीज थी जो मैंने की। मुझे लगता था कि मैं एक बार साइंस से छूटूंगी तो सीधे साहित्य की गोद में गिरूंगी, पर उस वक्त मेरे पिता ने मुझसे कहा कि देखो, साहित्य ऐसी चीज है जिससे बार लगाव है, तुम उसको कैसे भी कभी भी पढ़ लोगी, तो एक सांचे में क्यों डालना, अगर पढ़ना चाहती हो तो अर्थशास्त्र पढ़ो, क्योंकि मैथ्स अच्छी है तुम्हारी, और इकोनॉमिक्स पढ़ो। वो मैंने किया। वो बहुत ही सही फैसला था, क्योंकि कई बार होता है आप वो आपको माँ-बाप हर वक्त सही नहीं अगर करते हैं। तो मैंने जब इकोनॉमिक्स पढ़ा तो मुझे लगता था कि उफ, ये अगर हिंदी पढ़ते तो क्या कमाल की जिंदगी होती कि आपको कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता, आप सोते जागते आपके दिमाग में वैसे ही साहित्य रहता है। लेकिन अर्थशास्त्र चूंकि पढ़ा तो मेहनत करनी पड़ी। वो इसलिए अच्छा था क्योंकि जब मैं इंटर्नशिप रही उसके बाद मैंने ऑनर्स किया पढ़ा यूनिवर्सिटी से, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के बारे में मुझे किसी ने बताया कि वहाँ आप जर्नलिज्म कर सकते हैं। तो उस वक्त इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद 2 ही लॉजिकल चीजें थी जो मैं कर सकती थी, या तो मैं एमबी कर लेती या मैं जर्नलिज्म कर लेती। जर्नलिज्म के बारे में लोगों ने ज्यादा जाना नहीं, खासकर टेलीविजन जर्नलिज्म के बारे में, क्योंकि उन दिनों ये 1999 की बात है, देश में कुछ 2.5 न्यूज़ चैनल हुआ करते थे। और मीडिया के बारे में एक चीज जो छोटे शहरों में कि मध्यम वर्गीय परिवारों में समझी और जानी जाती थी, वो ये कि वहाँ लड़कियों का बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो उसमें जब मैंने अपने पापा से कहा कि मुझे जर्नलिज्म करना है और मुझे टीवी में जाना है। दूसरी चीज जो मैं बचपन से करती थी वो ये था कि मुझे स्टेज पे बोलने का बड़ा शौक था, मुझे डर नहीं लगता था। तो जो स्टेज फेयर कहते हैं वो नहीं था। बहुत सारे डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी और जीतती थी। तो वो था, रेडियो के लिए कुछ कार्यक्रम कर लिया, कुछ लेख लिखे वो पढ़ लिए। तो ये सारी चीजें उस वक्त तक काफी सारी की हुई थी। पटना यूनिवर्सिटी के डिबेट कॉम्पिटिशन्स बहुत सारे जीते मैंने। तो उस वक्त जब मैंने ये चीज कही तो वो भी पिता ने समझी और उन्होंने कहा ठीक है। और तब मैंने आईएमसी का फॉर्म भरा और पहले अटेम्प्ट आईएमसी किया। और वहां पे मुझे मैं
जिस जगह रहती थी और हमारे पास जिस किस्म का जिस किस्म का हमारे पास एक्सपोजर हुआ करता था दुनिया को लेके, और दिल्ली बड़ी दूर लगती थी उस वक्त, मुझे ये नहीं पता था कि आईएमसी ने एक टीवी जर्नलिज्म का अलग से कोर्स शुरू कर दिया है। मुझे ये नहीं पता था। वो तीसरा साल था जब हमने अप्लाई किया था, और जब तक मुझे ये पता चला मेरे पास केवल एक फॉर्म था। तो मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं या तो टीवी जर्नलिज्म के लिए भर दूं या हिंदी पत्रकारिता के लिए भर दूं। तो मैंने देखा कि अच्छा 25 सीटें थी उन दिनों टीवी जर्नलिज्म में और 40 होती थी हिंदी जर्नलिज्म में, तो मुझे लगा यहाँ ज्यादा ऑप्शन है मेरे लिए। तो वो मैंने हिंदी जर्नलिज्म का भरा, लेकिन दिमाग में बस एक ही चीज थी कि टीवी में काम करना है। तो फिर जब आईएमसी ज्वाइन किया तो वहां पर चूंकि सारे विषय पढ़ाए जाते थे, सारे विषय पढ़े भी, पर जाहिराना तौर पर हिंदी को लेकर के और टीवी को लेकर के बहुत विशेष आग्रह था। उन दिनों मुझे कहीं से ये पता चला कि आज तक का एक चैनल लॉन्च होने वाला है और उसके लिए लोग चाहिए। और आज तक तब एक प्रोडक्शन हाउस होता था जो दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम बनाता था। तो मैंने कहा ठीक है, फिर वही इंटर्नशिप करते हैं। हम एक अखबार निकाला करते थे, तो हमने उसका एक मीडिया इशू प्लान किया हमारे ग्रुप ने कि एक मीडिया के ऊपर इशू निकालेंगे। तो संजय पुगलिया होते थे जो सीनियर प्रोड्यूसर थे उस वक्त आज तक के, बाद में वो सीएनबीसी आवाज उन्होंने लॉन्च किया, और उसके बाद आजकल क्विंट की जो वेबसाइट है वहाँ है वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और एडिटर, उसको उसकी एडिटोरियल टीम को हेड कर रहे हैं। उनसे मैं मिली और उनका इंटरव्यू लिया, तो आखिर में उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे सवाल पूछे तुमने। तब मैंने उनसे डरते डरते कहा कि सर क्या इंटर्नशिप मिल सकती है, क्योंकि किसी भी टेलीविजन प्रोडक्शन हाउस में उन दिनों आईएमसी के जो टीवी जर्नलिज्म का कोर्स करके जो बच्चे गए थे उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। तो उन्होंने कहा अच्छा आप मिल लो। मिले, हम सिलेक्शन हो गया। 6 लोग थे हम, जिनमें 5 टीवी जर्नलिज्म के बच्चे थे, एक मैं हिंदी पत्रकारिता की थी। मैंने उनके जितना टीवी जर्नलिज्म आईएमसी में रह के भी नहीं पढ़ा था, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। एक चीज बस मुझे पता थी कि अगर आप मेहनत करते हैं तो निकल जाते हैं। तो मैं इंटर्नशिप ऐसे शुरू की कि मैं शाम को 2-2:30 बजे पहुंच जाती थी आज तक के दफ्तर, और एक शाम का बुलेटिन होता था और एक सुबह का बुलेटिन होता था। तो 2-2:30 बजे मैं पहुंचती थी, शाम के बुलेटिन को देखती थी, उसके लिए जो भी काम दिया जाता था दौड़ दौड़ के करती थी, और फिर रात का बुलेटिन की रिकॉर्डिंग देखने के लिए पूरी नाइट शिफ्ट रुका करती थी, और सुबह के 7 बजे 8 बजे मैं वापस आईएमसी पहुंचती थी अपने हॉस्टल, फिर 2 बजे 2:30 बजे पहुंच जाती थी। तो इस तरह से मैंने 1 महीने इंटर्नशिप की, 2 महीने इंटर्नशिप की, और 2 महीने के बाद उन दिनों वेबसाइट का वो दौर था, उस साल बड़े सारे वेबसाइट्स निकली थी, तो मेरे सारे साथियों को नौकरी मिल गई थी। मुझे भी मिल जाती, पर मेरा एक जुनून था कि नहीं, मुझे आज तक में ही नौकरी चाहिए। और लोग बोला करते कि इस लड़की को रखेंगे, तो मैं उसमें सबसे ज्यादा दिन तक बिना तनख्वाह पाए इंटर्नशिप करती रही। आखिर में 2 महीने के बाद मुझे कहा गया कि मुश्किल है यहाँ पे, आप कहीं और चले जाइए, कहीं और नौकरी ढूंढ लीजिए। तो वो एक दूसरा फेलियर था मेरे लिए कि मुझे लगा कि अरे अब मैं क्या करूं। माँ बाप से पैसे लेने मैंने उस दिन से बंद कर दिए थे जिस दिन आईएमसी से पास आउट हुई थी। पास आउट होते वक्त कुछ स्पेशल अवार्ड्स मिले थे मुझे, क्लास में टॉप किया था और उन सबके कुछ कुछ पैसे मिले थे, उनसे मेरा गुजारा चल रहा था, उधार बढ़ रहा था दोस्तों का। तो उस वक्त एक .com होता था, मैंने वहां पे ज्वाइन किया। 2-3 हफ्ते में फिर कोई एक सीनियर मिली कहीं बस में, उन्होंने कहा रे कुछ नए लोग आ रहे हैं, क्योंकि आज तक का उस वक्त जलवा ऐसा होता था कि जो लोग 1-2 साल इंडस्ट्री में काम कर चुके थे वो भी आज तक को बतौर ट्रेनी ज्वाइन करने को तैयार थे। तो चैनल को लग रहा था कि अच्छा मतलब हमें अनुभव वाले लोग ट्रेनी ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम क्यों किसी नए को रखें। मैं वापस गई, मैंने कहा देखिए मैंने 2 साल काम किया है। तो वहां पे मुझे याद है एक वाक्य मुझसे कहा गया कि अब हमें इंटर्न्स नहीं चाहिए, बिजनेस और स्पोर्ट्स के लिए इंटर्न चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कौन सा फैसला कब आके भविष्य में आपका साथ देता है आपको नहीं पता, तो मैंने कहा सर मैंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है, मैं बिजनेस कर सकती हूँ। उस क्षण तक मेरे अंदर ये क्लैरिटी नहीं थी कि अच्छा टीवी में काम करना है तो करना क्या है। तो उसी वक्त मुझे याद है एक स्क्रिप्ट दिया गया मुझे लिखने को, एक स्क्रिप्ट दी गई, मैंने स्क्रिप्ट लिखी, उसको एडिट किया, उसका वॉइस ओवर किया, और मुझे कहा गया कि आप अगली सुबह आके ज्वाइन कर लीजिए। तो इस तरह से शुरुआत हुई जिंदगी की।
जब मैंने बिजनेस जर्नलिज्म ज्वाइन किया तो मेरे सामने दूसरा चैलेंज ये था कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। हालांकि जिस जगह से मैं आई थी, दरभंगा और पटना, वहां के हिसाब से बड़ी अंग्रेजी आती थी। लेकिन जब आप बतौर बिजनेस रिपोर्टर किसी कंपनी के हेड को इंटरव्यू करने जाते हो तो ठीक है, आप हिंदी चैनल में थे तो आपको हिंदी के लिए इंटरव्यू हिंदी में करना था, लेकिन इंटरव्यू के आगे और पीछे की जो बातें होती है ना, वो अंग्रेजी में होती है। और वहां मैं हर सेंटेंस को हिंदी में सोचती थी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करती थी और फिर बात करती थी। तो वो दूसरा चैलेंज था। लेकिन जैसे मैंने कहा, जहां तक कुछ लेके गया तो वो थी हिंदी भाषा पर मेरी पकड़। तो धीरे धीरे अंग्रेजी सीखनी शुरू की और पहले तो बहुत कॉम्प्लेक्स में शुरू की, क्योंकि लगता था जहाँ 4 लोग बात करते हैं वहां मैं अपनी बात नहीं रख पाती हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो लगता था अच्छा अभी सब हटे तो मैं अपने सवाल पूछूं, क्योंकि मुझे बार बार लगता था कि मैं इंग्लिश बोलूंगी तो कुछ ना कुछ उसमें या तो ग्रामर की गलती हो जाएगी या प्रोनाउंसिएशन में कुछ एरर हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे सीखना शुरू किया। स्टेज पे बोलने की जो आदत थी उसने कैमरा फेस करने की में बहुत बहुत सहूलियत दी, बहुत मदद की। और कैमरा बढ़िया, कैमरे के सामने बस कोई डर नहीं लगता था, एक बार कैमरा ऑन हो जाए तो फिर झिझक नहीं होती थी, वो थी। बाद में आज तक ने एक और चैनल शुरू किया, हेडलाइंस टुडे, जिसको अब इंडिया टुडे टीवी कहते हैं। मैं उसकी भी लॉन्च टीम की पार्ट थी। आज तक जब लॉन्च हो रहा था उसकी लॉन्च टीम की पार्ट थी और काफी कुछ सीखने को मिलता है, खासकर जब चैनल उस स्केल का चैनल शुरू होता है तो आप डिसीजन मेकिंग में नहीं होते हैं, बट आप देख देख के इतनी चीजें सीखते हैं कि वो आपको पूरी जिंदगी याद रह जाती है। तकनीक नई तकनीक आ रही थी, नई चीजें बाजार में आ रही थी। बहुत सारी चीजें जो पहले रिपोर्टर करना अपनी शान के खिलाफ समझते थे, वो हम इतने छोटे थे, हमने नया नया शुरू किया था, हमने यूं ही सीख लिया। अपना कैमरा खुद से कैसे करें, शूट कैसे करें, अपनी एडिटिंग कैसे करें, हिंदी में टाइप कैसे करें, तो ये सारी चीजें हम सीखते चले गए। उसके बाद 5 साल मैंने नौकरी की आज तक में। उसके बाद मेरी शादी हो गई, फिर मुझे तुरंत अमेरिका शिफ्ट करना पड़ा। तो फिर लगा अब क्या, आप क्योंकि पत्रकारिता और राजनीति 2 चीजें ऐसी हैं जो आप अपने देश में ही रह के कर सकते हैं, क्योंकि वहीं की आबो हवा और वहीं के लोग और वहीं के जो मसले हैं उनसे आप बहुत सबसे ज्यादा अवेयर होते हैं। तो जब मैं गई तो उन दिनों वॉइस ऑफ अमेरिका में एक वैकेंसी निकली थी हिंदी विभाग में। और मैंने ये सोच के, और मैं जहाँ पे मुझे नौकरी करनी थी मैं वहां से कुछ 1500 किलोमीटर दूर मेरे पति की पोस्टिंग थी, तो मैं सोच के आई क्या कि कौन सा मुझे मिलना है, कोशिश कर लेते हैं। वो नौकरी का ऑफर और अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पास जब आया, जब तक चूंकि सरकारी नौकरी थी और सरकारें पूरी दुनिया में एक जैसे ही काम करती हैं, तब तक आई वॉज अ मदर ऑफ ट्विंस। करीब साल भर बाद मेरे पास ऑफर आया और मेरे जुड़वा बच्चे हफ्ते भर के थे। मैं उनको लेके हॉस्पिटल से घर आई थी तो मुझे फोन आया कि आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। कुछ अमेरिकी सरकार के कुछ सिक्योरिटी चेक-इन्स हैं, बैकग्राउंड चेक-इन्स, वो करने के बाद हम ज्वाइन करने आपको बोलेंगे। तो वो दूसरी बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे लिए। हम थैंकफुली, सरकारें चूंकि सब जगह एक जैसी काम करती हैं, तो जब तक मुझे अपना फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर मिला, मेरे बच्चे 4 महीने के हो चुके थे। हमें वेस्ट कोस्ट से 1500 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन शिफ्ट करना था और 4 महीने बच चुके बच्चों को घर पे छोड़ मेरे पेरेंट्स आ गए थे कुछ महीने हेल्प करने। बाद में हस्बैंड ने काफी कुछ देखा। मैं पूरी अमेरिका की मैंने यात्रा की, अपने पूरा कैमरा किट साथ में लेके, और उसके बाद रिपोर्टिंग की। और वो मेरी जिंदगी को पूरी तरह, जो जिंदगी को लेके एक परसेप्शन होता है आपका, उसको पूरी तरह उसने बदल दिया। जितनी नई चीजें मैं वहां पे मैंने सीखी, दुनिया के जितने अलग अलग रंग देखे, और साथ में ये भी सीखा कि रंग बड़े ही अलग अलग होते हैं, पर दुनिया में 12 लाख लोगों के काम करने का तरीका और उनकी नीयत एक जैसी होती है। एक जैसे ही इंसान सोचता है, एक जैसे ही मिडिल क्लास पूरी दुनिया में होता है, एक जैसे ही लोगों की समस्याएं होती हैं, आप चाहे एक विकसित देश में हो या एक भारत जैसे विकासशील में हो। वहां पर भी मैं कहूंगी कि अगर हिंदी पर मेरी पकड़ नहीं होती
और अगर मैं और बहुत सारे न्यूज एंकर्स, यासर को पता होगा, बहुत सारे न्यूज एंकर्स टेलीविजन में हैं जो जिनकी हिंदी अच्छी नहीं है और वो हिंदी में एंकरिंग कर रहे हैं, और वो हिंदी में एंकरिंग करते हैं और उसके बाद जैसे ही कैमरा ऑफ होता है वो कहते हैं, ओ माय गॉड, आई डोंट बिलीव आई स्पोक सो मच ऑफ हिंदी टुडे, राइट? तो ऐसे एंकर्स बहुत सारे हैं, आप पर्दे के पीछे रह के, पर्दे के सामने रह के उनसे डील करते हैं। लेकिन जिस तरह की हिंदी की दरकार वॉइस ऑफ अमेरिका में नौकरी के लिए थी, आप वहां पे अभी भी अमेरिका नहीं कहते हैं, अमेरिका कहते हैं, तो वो अगर हिंदी मेरा बैकग्राउंड नहीं होता तो मुझे वो नौकरी भी नहीं मिलती। अगर हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं होती और हिंदी मेरा पहला प्यार नहीं होती तो मुझे नौकरी नहीं मिलती। तो लगता है, और हम ये सोचते समझते बड़े हो रहे हैं कि हिंदी कौन पूछता है एक्चुअली में। मेरे पास बड़े सारे माता पिता ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं जी, इनको तो अंग्रेजी ही पढ़ाइए आप। और जब हमने हिंदी जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट पिछले साल शुरू किया था तो बड़े सारे बच्चों के हमने ऐसे इंटरव्यू किए थे जिनको देख के लगता था कि अंग्रेजी पर उनकी पकड़ अच्छी नहीं है और 3 साल ये हर कुछ अंग्रेजी में पढ़ेंगे, देखेंगे, लिखेंगे, सीखेंगे तो इनको बड़ी मुश्किल होगी और हिंदी में ज्यादा बेहतर करेंगे। लेकिन उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाले बैठे हो कि नहीं नहीं, हिंदी को अंग्रेजी में करो, अंग्रेजी में एडमिशन लो। कई बच्चों को हमने एडमिशन नहीं दिया क्योंकि उनकी अंग्रेजी इस तरीके की नहीं थी। अभी भी कई बच्चे हैं जो अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं लेकिन भाषा और हिंदी में वो डिबेट कॉम्पिटिशन्स जीत के ला रहे हैं और कहते हैं मैम क्या करें, माँ बाप नहीं पढ़ने दे रहे। तो वैसे यहाँ पे बहुत सारे अभिभावक भी होंगे। मीडिया एक ऐसा फील्ड है, खासकर टेलीविजन, जहां पर हिंदी का बोलबाला पिछले 20 सालों में बढ़ता चला गया है, कम तो कतई नहीं हुआ है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगी यहाँ पे। देश भर में जितने लोग टीवी देखते हैं उसमें से कुछ 9% लोग टीवी पे समाचार देखते हैं और उन 9% लोगों में से 4.5 से 5% लोग टीवी पे हिंदी न्यूज देखते हैं। कुछ 4.5% लोग रीजनल समाचार देखते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार देखते हैं। केवल 0.5% लोग टीवी पे जो न्यूज देखते हैं तो वो इंग्लिश के चैनल्स देखते हैं। तो अगर आपके बच्चे की हिंदी अच्छी है और वो पत्रकारिता में जाना चाहे तो हिंदी के लिए ही प्रोत्साहित करें। आज के दौर में कोई भी 2 भाषा अगर आपको आती है तो आपके लिए बहुत बेहतर है, अंग्रेजी भी और हिंदी भी, या कोई भी क्षेत्रीय भाषा अगर आपको आती है। अगर बांग्ला आपकी मातृभाषा है या कन्नड़ है या मलयालम है और उसके साथ अंग्रेजी आती है या हिंदी आती है, तो 2 भाषाओं में अगर आप काम कर सकते हैं तो उससे अच्छा और कुछ नहीं है। क्योंकि जिस तरह से पत्रकारिता का स्वरूप बदला है पिछले 20 सालों में, आप ज्यादा बेहतर स्थिति में रहेंगे इंडस्ट्री में अगर आप 2 भाषाओं में काम कर पाएंगे तो। लेकिन अगर हिंदी से आपको प्यार है और हिंदी पर आपकी पकड़ अच्छी है तो उसको आप नर्चर करिए, अपने बच्चे की हिंदी को नर्चर कीजिए, उसको पढ़ने दीजिए, देखने दीजिए, समझने दीजिए। अगर पत्रकारिता में आना है तो इससे अच्छा भाषा अभी तक तो देश में नहीं है। हिंदी पत्रकारिता प्रिंट में भी बढ़ रही है, ऑनलाइन भी बढ़ रही है। और जैसे हमने सीखी कामकाज के लायक सीख ही जाएंगे, आप सीख जाते हैं। मैं 2 भाषाओं में पढ़ाती हूँ, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, और उसके अपने अपने एडवांटेज है। बाकी जब मैं पढ़ाना शुरू किया था तो अंग्रेजी में ही पढ़ाना पड़ता था क्योंकि हिंदी पत्रकारिता कहीं पढ़ाई ही नहीं जाती थी। भले ही बच्चे को टूटी फूटी अंग्रेजी आती हो, भले ही टीचर को टूटी फूटी अंग्रेजी आती हो, लेकिन पढ़ाएंगे क्लास में तो अंग्रेजी में और कहेंगे कि जी हमने इंग्लिश जर्नलिज्म पढ़ा है, वो काम नहीं देता है। क्योंकि पत्रकारिता के लिए ये दूसरा फील्ड तो है नहीं, इंजीनियरिंग और मेडिकल तो है नहीं कि आपने दोनों भाषाओं को मिला के काम चला लिया। पत्रकारिता के लिए भाषा पर पकड़ होना पहली शर्त है। और अगर आप हिंदी में अच्छे हैं तो उसको और मजबूत कीजिए। आपको लगता है आप अच्छे हैं, लेकिन भाषा बहुत बड़ा समुद्र है, वो हमेशा बहता रहता है, बड़ा रहता है। और आप जिस जगह आपको लगता है कि आप
आपकी भाषा बहुत अच्छी है। आपको उसके आप शायद आधे रास्ते भी उस जगह पे नहीं पहुंचे होते हैं। मुझे याद है जब मैंने आज तक में इंटर्नशिप के दौरान पहली स्क्रिप्ट लिख के दिखाई थी, कमर वहीद नकवी जी होते थे, जिनको टेलीविजन जर्नलिज्म की जो भाषा है उसका रचयिता उनको माना जाता है। जब मैंने उनको पहली स्क्रिप्ट दिखाई थी और मुझे बहुत गर्व था उन दिनों की मेरी हिंदी इतनी अच्छी है, तो उन्होंने स्क्रिप्ट देखी और मुझे कहा ये आपने लिखी है? मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा बड़े बेमन से लिख के लाई है, और मुझे लगा जैसे मैं आसमान से जमीन पर गिरी। और उसके बाद वो मेरे पहले बॉस भी थे और मुझे कुछ 2.5 साल लगे एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखने में जिसको देख के उन्होंने कहा वाह, और जहाँ पे उन्होंने लाल कलम नहीं लगाई, और वो उसकी पहली कॉपी आज तक मैंने संभाल के रखी है। तो आपको बहुत कुछ सीखना और समझना बाकी है, और जिस तरह का स्पेशलाइजेशन है, जिस तरह की स्पेशलाइजेशन की दुनिया है, जो एक भाषा आपकी प्राथमिक भाषा है आप उस पे काम करते रहिए और इतना पढ़िए। मैम एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड जस्ट मैं इंटरव्यू करूंगा। एक्चुअली 40 मिनट्स के बाद ये सेशन जो है ऑटोमेटिकली एंड होता है और वापस हमें जस्ट उस लिंक को क्लिक करना होगा। तो ये मैं सभी के जानकारी के लिए कह दूं कि जस्ट अभी 1 से 1.5 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली आपका सेशन एंड हो जाएगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप उसी लिंक को क्लिक करेंगे और वापस हम लोग वहीं से रिन्यू कर लेंगे। ओके मैम प्लीज। नहीं, मैं बहुत लंबा बोल भी चुकी, और आप प्रोफेसर को आप शुरू कर देते हैं तो उसके नुकसान यही होते हैं, क्योंकि हमें 45 मिनट लगातार बोलने की आदत हो जाती है। तो मेरे ख्याल में अब यासिर बात करना शुरू करें, और यासिर चूंकि सक्रिय हैं पत्रकारिता में और सेलिब्रिटी हैं, इनकी इतनी सारी किताबों को इतनी पुरस्कृत किताबें हैं इनके पास, तो यासिर अपनी जानकारी और अपने अनुभव शेयर करें बच्चों से। थैंक यू शिल्पी मैम। और ये बड़ा इंस्पायरिंग जर्नी थी कि हम इसको संघर्ष कह देते थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो सफर ही है। जो भी निकलता है सबको ये झेलना पड़ता है, और आप तो गवाह रही हैं, क्योंकि टेलीविजन मीडिया का जहाँ से इतिहास शुरू हुआ, जो आपने आज तक की बातें बताई। हम थोड़ा सा लेट आए थे, आप हमसे सीनियर थी, लेकिन ये सब वाकई सुन के मुझे मतलब रोंगटे खड़े हो रहे थे कि जब हम लोग आईएमसी से पास आउट हुए तो लगता था कितनी बड़ी दुनिया है और हम कितने छोटे हैं। वो जो रास्ता दिखाई नहीं देता, ये सब जो बच्चे बैठे हैं, मुझे लगता है अभी उस स्टेज पर हैं जहाँ इनको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है यासिर रास्ता मिलता जाता है। हाँ यासिर विशाल, आप सर, कुछ कह रहे हैं? हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि एक जस्ट मैं, जो कि बच्चे जुड़े हुए हैं, जी ये जी यासिर सर और शिल्पी मैम जो IIMC का जिक्र कर रही हैं, दरअसल ये जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, जो जी एक संस्था है दिल्ली में, जो पत्रकारिता के लिए बहुत ही बड़ी संस्था है और शायद इस देश की सबसे बड़ी संस्था के रूप में जानी जाती है। जी जस्ट चूंकि बच्चे हैं इसलिए मैंने जस्ट क्लैरिफाई कर दिया, क्योंकि वो सभी लोग नहीं समझ पाते। राइट, प्लीज। जी विशाल सर। और अब इसके और भी ब्रांचेस हैं। ढेंकनाल में तो पहले था, उड़ीसा में। अब उसके जी अलावा भी कुछ जगह ब्रांचेस खुल चुके हैं और कुछ की प्लानिंग है। मतलब यह है कि पत्रकारिता का जो स्कोप है बढ़ रहा है। जब हम स्कोप की बात करते हैं तो हम सीधा करियर पे आ जाते हैं, जिस वजह से बच्चे जुड़े हुए हैं। हम उनके सवालों पर आएंगे, लेकिन चूंकि शिल्पी मैम ने भी इतना लंबा जो वो बताए हैं कुछ पॉइंट्स, उसमें एक दो पॉइंट्स हैं जो मुझे अभी भी लगते हैं। हम सब दरभंगा भी है, मैं भी एक यूपी के छोटे शहर से आता हूँ। तो जब हम लोग आए थे तो ये हमारे जहन में हमेशा चलता है कि हम छोटे शहर से हैं, और जब हम दिल्ली जैसी जगह में जाएंगे तो हम खो जाएंगे। और ये अंग्रेजी और हिंदी वाला जो द्वंद्व है, ये लगातार चलता रहता है। तो मैं भी जब आया था तो हम सब अपने अपने छोटे शहरों में अंग्रेजी मीडियम के स्कूल से ही पढ़ के आते हैं, लेकिन फिर भी एक डर तो बना ही रहता है कि अरे दिल्ली वालों की अंग्रेजी तो कुछ अलग ही होगी। तो ये समझने में भी शुरू के 3-4 साल लग जाते हैं कि ऐसा ऐसा नहीं है। मतलब कुछ तो एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो वाकई जिनकी अंग्रेजी